वेलकम बैक। जब ग्लोबल मार्केट में रिकॉर्ड तेजी है तब भारतीय बाजार दबाव में नजर आ रहे हैं। दक्षिण कोरिया दुनिया का छठा सबसे बड़ा इक्विटी मार्केट बन गया है और भारत 7वें नंबर पर आ गया है। ताइवान के बाद अब साउथ कोरिया के आउट परफॉर्मेंस से इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग इन दिनों एक बज़वर्ड बना हुआ है। अब सवाल यह है कि भारतीय बाजार रिटर्न्स के मामले में पीछे क्यों हैं और ऐसे में क्या इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग एक ऑप्शन है भारतीय इन्वेस्टर्स के पास। विजय मंत्री फाइनेंशियल सर्विसेज के सीईओ एंड फाउंडर विजय मंत्री हमारे साथ जुड़े हैं। विजय जी, गुड आफ्टरनून। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उदय कोटक ने एक ट्वीट किया। उदय कोटक ने कहा कि चलिए आईपीएल ख़त्म हो गया, अब बैक टू बिजनेस। और उन्होंने एग्जांपल दिया गूगल का कि इतनी कैश रिच कंपनी, उसके बावजूद नया कैश रेस कर रहे हैं, कैपिटल रेस कर रहे हैं, ग्रोथ पर फोकस कर रहे हैं। हमारे यहाँ ये थोड़ा सा मिसिंग है, जो मार्केट में भी विजिबल है। जिस तरीके से ताइवान और कोरिया की मार्केट्स ने हमें पीछे छोड़ा है, ऐसे में बड़ा सवाल ये कि हम कहाँ चूक कर रहे हैं। देखिए, एक तो माइंडसेट का बहुत बड़ा इश्यू है कि एक गूगल क्यों इतना पैसा डाल रहा है। ये तो अभी डाल रहा है, लेकिन 2027 में तो $185 बिलियन और गूगल इन्वेस्ट करने वाला है एआई में। और ये पैसा रेज कर रहा है, उसका रीजन भी है कि उनका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट एंथ्रोपिक में हो रहा है, तो वो भी थोड़ा इनकैश करना चाहते हैं पैसा। माइंडसेट का इश्यू ऐसा है कि जहां भी प्रॉफिट दिखता है वहां टैक्स लगा दो, या व्यापारी चोर है या प्रोफेशनल चोर है। ये माइंडसेट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो कौन बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा। इंडिया में ऐसा नहीं कि ग्रोथ नहीं हो रही है, लेकिन ग्रोथ का बेनिफिट इंडियन कंपनी को शायद नहीं मिल रहा है। इंडिया के अंदर 15-20 ऐसी ग्लोबल अनलिस्टेड कंपनीज है, एक्सेंट्रल, एप्पल, सैमसंग, जिनका की निफ्टी 50 के अंदर वो इजीली आ सकती है, और उनका सारा का सारा मुनाफा शायद इंडिया को नहीं मिल रहा है। 142,000 करोड़ रुपए का फॉरेन ट्रेवल है, जो कि पूरा इंडिया के बिल्डिंग मटेरियल प्रोडक्ट का मार्केट जितना है। एप्पल ने पिछले 5 साल में 2 HUL खड़े कर दिए, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ कंज्यूमर स्टेबल कंपनी। लाइव कंसर्ट का मार्केट 20-21 हजार करोड़ का है। F&O के अंदर 2 लाख करोड़ के आसपास इन्वेस्टर का नुकसान हुआ है। ये सारा पैसा कहाँ जा रहा है। ये सारा का सारा पैसा, मेजोरिटी ऑफ दिस मनी इज नॉट विथ इंडियन कंपनी, बट ये कहीं और जा रही है। इसलिए आपको हर जगह भीड़ दिख रही है, रेस्टोरेंट भरे हुए दिख रहे हैं, एयरलाइंस में आपको ट्रैफिक दिख रहा है, लेकिन कंपनीज के मुनाफों में नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये मुनाफा शायद इंडियन कंपनीज के पास अवेलेबल नहीं है। और जब तक माइंडसेट चेंज नहीं होगा कि अलाउ कंपनीज टू मेक मनी, वो नहीं होने वाला। देखिए, एक छोटा डेटा देता हूँ आपको। ऐसे हिनिक्स कंपनी और सैमसंग अगले 2-3 सालों में $435 बिलियन टैक्स देगी कोरिया को। $435 बिलियन। कोरिया का टोटल डेट $900 बिलियन है। तो दो कंपनी सिर्फ कोरिया की डेट का 50% अपने टैक्स से दे सकती है। नहीं, बिल्कुल। खैर, कोरिया की मार्केट तो कह भी रहे हैं कि दो कंपनियों की मार्केट है और सैमसंग का प्रॉफिट पूरे इंडिया इंक के प्रॉफिट जितना हो गया आज की डेट में। तो जो उदय कोटक ने एक बात कही है और सलाह दी है, आपको लगता है कि क्या कुछ हालात बदलेंगे और सरकार को भी क्या करने की ज़रूरत है? क्योंकि कहीं ना कहीं एक एनिमल स्पिरिट अगर रिवाइव करनी है इस मार्केट में, और देखिए रिटेल तो लगातार पैसा डाले जा रहा है, वो तो एसआईपी इंटैक्ट है, एसआईपी बुक तो रिकॉर्ड हाई पर है, लेकिन उस पैसे का पिछले 3 साल में रिटर्न जीरो है। तो ऐसे में क्या 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 करें? मतलब आपका व्यू क्या होगा? देखिए, इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग बहुत चैलेंजिंग है। दिखता बहुत आसान है, लेकिन बहुत चैलेंजिंग है। हम्म। जैसे ताइवान फंड, जो निप्पॉन का ताइवान फंड है, 2021 दिसंबर के अंदर लॉन्च हुआ फंड। उसके बाद अप्रैल 2025 तक, मतलब उस फंड को 3.5 साल के ऊपर हो गए, और ₹10 का एनएवी ₹8.80 के आसपास आ गया। मतलब 12% ड्रॉप था एनएवी के अंदर। और उसी पीरियड में स्मॉल एंड मिड कैप 60 से 70% आउट आप था, और लार्ज कैप 50% आप था। तो अगर आपको आज ताइवान का मार्केट, जो आज 1 साल पहले जो ताइवान इंडिया इक्विटी फंड का एनएवी ₹9 था, आज आपको ₹36 लग रहा है, जो कि 400 गुना के आसपास गेन है। वो गेन इस लंबे अंतराल के बाद आया। जो भी आप कोरिया और ताइवान का गेन देख रहे हैं, वो सारा का सारा 1 साल की तेजी है। और मैं आपको वो डेटा दे दूं, ये एस के हिंग्स की बात करते हैं। आज वो कंपनी $100 बिलियन का प्रॉफिट कमाने वाली है 2026 के अंदर अप्रोक्सीमेटली। 2023 के अंदर इस कंपनी का $5 बिलियन का नुकसान था। तो ये सारा का सारा खेल है सब। आप एचएसबीसी ब्राजील फंड देखिए, जो इंडिया में 2011 में ₹10 के एनएवी पे लॉन्च हुआ था। आज भी उस फंड के एनएवी ₹11 है। आप इन्वेस्ट को ग्लोबल कंज्यूमर फंड देख लीजिए,
जो कि 2021 में लॉन्च हुआ था। उसके बाद उस फंड की एनएवी 6 रुपए के नीचे आ गई। उसके बाद अभी उस फंड की एनएवी 15-16 रुपया है। तो ये इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा वोलेटाइल असेट कैटेगरी है। आपको इन्वेस्ट करना तो एक ग्लोबल डिवर्सिफिकेशन, एक पोर्टफोलियो का छोटा हिस्सा होना चाहिए। उस एंगल से करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बजाय कि भाई मार्केट तेज चल रहा वहां पे इसलिए कर रहे हैं। मेरे हिसाब से वो सही नहीं, क्योंकि 3-4 महीने पहले गोल्ड वाज अ ट्रेंड, सिल्वर वाज अ ट्रेंड, उसके पहले अलग अलग ट्रेंड बदलते रहते। यू कांट कीप चेसिंग द रिटर्न। तो अगर आपका एसेट एलोकेशन परमिट करता है तो आप डेफिनेटली 5 से 10% ग्लोबल एलोकेशन कर सकते हैं। लेकिन ये जो मार्केट है उनकी तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सैमसंग और एसके हिनिक्स का प्रॉफिट ग्रोथ अगले 2 सालों में 8 गुना बढ़ने वाला है। कोरिया मार्केट का कॉस्पी का ईपीएस ग्रोथ इन 2026 इज गोइंग टू बी 156%। तो इससे बाजार में आपको इन्वेस्ट करना है तो इट कम्स लॉट ऑफ रिस्क। तो आपको ये सोचना क्या करना है इसमें। खुद ये बात तो बिल्कुल सही है। तो रिटर्न को चेज ना करें, ऐसे में ग्लोबल इन्वेस्टिंग फिर किस किस तरीके से करें? और कोई इस समय अच्छे ईटीएफ्स हैं या फिर गिफ्ट निफ्टी के थ्रू पार्टिसिपेट किया जा सकता है? क्या ऑप्शन है? एलआरएस के थ्रू डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग की जाए? क्योंकि उसमें भी काफ़ी आजकल स्ट्रिंजेंट चीज़ें चल रही हैं। तो बेस्ट तरीका क्या होगा फिर? देखिए, मेरे हिसाब से यूएस के अंदर जो वैल्यू स्टॉक्स है, एडलवाइस का यूएस वैल्यू फंड है, वो बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। और उसका डिविडेंड यील्ड भी 3-4% के आसपास उसको एग्जामिन कर सकते हैं। डीएसपी का वैल्यू फंड, आप उसके थ्रू आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है। डीएसपी का नेचुरल रिसोर्सेज फंड है, गिफ्ट सिटी में फंड है, पराग पारिक के हैं, डीएसपी के अलग अलग फंड हाउसेस के हैं, उनके थ्रू आप एक्सपोजर ले सकते हैं। लेकिन गिफ्ट सिटी में जरूर ध्यान रखें कि 2 साल तक आपको टैक्स बहुत हाई लेवल पे लगता है, क्योंकि वो पास थ्रू बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। 2 साल के बाद वो 12.5% होता है। तो 2 साल तक अगर फंड कुछ भी बेचता खरीदता है तो आपको 37-42% के आसपास टैक्स देना पड़ सकता है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। ओके, टैक्स का बिल्कुल ध्यान रखें। अगर आपका शॉर्ट टर्म का होराइजन है तो मतलब गिफ्ट निफ्टी के थ्रू बिल्कुल ना करें बेसिकली। 2 साल के नीचे का नहीं, इवन आपका लॉन्ग टर्म होराइजन भी है तो आपको ध्यान रखना है कि जो फंड अंडरलाइन बेच रहा है स्टॉक्स, उस पे भी टैक्स लगता है। ऐसा नहीं कि आपने 2 साल तक पैसा नहीं निकाला तो कोई मतलब नहीं है, आपने पैसा 5 साल तक रखा। लेकिन फंड जो 2 साल तक बेचता खरीदता, उसके ऊपर जो उसके भी ऊपर, गेन आएगा हाँ, वो आपको पूरा टैक्सेबल होगा। तो तो आपका विजन 10 साल का वो एनएवी पे इम्पैक्ट आ जाएगा आपके वो बेसिकली। एनएवी पे आपको इम्पैक्ट आ जाएगा। ओके। तो ये देखिए, और मेरे हिसाब से देखिए, ये पहली बार इंडिया में नहीं हुआ कि हम बहुत नेगेटिव कहानी इंडिया के बारे में सुन रहे हैं। आप और अनुज भाई, आप भी बहुत लंबे समय तक इस मार्केट को ट्रैक करते हैं, आपने देखा है। और मेरे हिसाब से इन एसआईपी, द गुड रिटर्न्स आर द गुड रिटर्न, बट द बैड रिटर्न्स आर द बेस्ट रिटर्न। क्योंकि बिल्कुल। जब मार्केट खराब होता है तो आपको यूनिट ज्यादा मिलते हैं, लेकिन जब ये प्रोसेस चलता है तो बहुत ही पेनफुल होता है। वो इन्वेस्टर को टॉलरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नहीं, बिल्कुल, ये कहते हैं ना, बेयर मार्केट्स आर मेड, सॉरी, गुड पोर्टफोलियोज आर मेड इन बेयर मार्केट्स। और मुझे याद है, बिल्कुल सही कहा आपने, मैंने 2007-8 की वो जो करेक्शन थी उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स लिक्विडेट की थी और एक बहुत बड़ा लेसन मिला था मुझे। तो उसके बाद मैंने उस चीज़ से एक सबक लिया था। तो एक फिर आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि हम इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग के टॉपिक पर हैं, इसमें करेंसी का क्या एंगल रहेगा? क्योंकि हमारी करेंसी काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रही है। तो क्या ऐसी ऐसी कंट्रीज चुने, जैसे यूएस बाय डिफॉल्ट हो गया, जहां आपको 7-8% शायद साल का बिना कुछ करे ही मिल जाए करेंसी डेप्रिसिएशन से? करेंसी डेप्रिसिएशन आपको लॉन्ग टर्म से देखना चाहिए, नो कि शॉर्ट टर्म। और इंडिया का सिंस इंडिपेंडेंस करेंसी डेप्रिसिएशन हैज बीन 3 to 4%। तो वो तो आपको मिलेगा मिलेगा। लेकिन मेरे हिसाब से वन ऑफ द कंप्लीटली रिस्क फ्री एसेट कैटेगरी टुडे इज यूएस डेट, जहां आपको 10 ईयर में 5% मिल रहा है, प्लस आप करेंसी अप्रिसिएशन ले लें 3-4%। लेकिन वहां भी लोग अभी सवाल कर रहे हैं कि डी डॉलराइजेशन होगा तो यूएस डॉलर का क्या होगा। वो भी इतना जल्दी होने वाला नहीं है। तो आप मेरे हिसाब से जो एआई लिंक्ड आइडियाज है, सेमीकंडक्टर लिंक्ड आइडियाज है, उनकी तरफ ध्यान कम दें। क्योंकि जैसे मैं आपको बताऊं, एसके हिंक्स इज अप 1000%, माइक्रोन इज अप 900%, इंटेल इज अप 400%, सैमसंग इज 466%, टीएसएमसी इज 112%, ब्रॉडकॉम इज 80%, एनवीडिया इज 862%। आप चढ़ते हुए बाजार के अंदर आप आ रहे हैं। और वन ऑफ द मोस्ट हेटेड एसेट टुडे इज एक्चुअली इंडिया। तो अगर आपको लंबा पैसा बनाना है तो आपको हिस्ट्री नहीं देखनी है, आपको ये देखना है कि फ्यूचर में कहाँ पैसा बनता है।
तो वेरी ऑनेस्टली इन्वेस्टिंग के अंदर कोई सर्टेनिटी नहीं होती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी टू मेक डिसेंट रिटर्न इज वेयर इन माय ओपिनियन, प्रोबेबिलिटी ओवर अ 3 ईयर टू मेक डिसेंट रिटर्न इज इन इंडिया। और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है अगर आप एसआईपी इन्वेस्टर है, क्योंकि परिंदे भी शुक्रगुजार है पतझड़ के, तिनके कहाँ मिलते नशे मन के लिए अगर सदा बाहर रहता। बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए, तो इन शानदार 2 लाइनों के साथ इस शो को यहीं समेटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए विजय जी, मज़ा आया आपसे बात करके। आगे आपसे दोबारा बात करेंगे। फॉर नाउ इस शो में इतना ही। CNBC आवाज़ म्यूचुअल फंड शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और न्यूज़ और व्यूज़ के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ।